नमस्कार साथियों, आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि साथियों पिछली क्लास में कंप्यूटर की हम लोगों ने 25 प्रश्न पढ़े थे, उनको सॉल्व किया था और उनके पूरे लॉजिक को भी ठीक ढंग से समझा था, जिससे लगभग 100 से अधिक फैक्ट हम लोगों ने तैयार कर लिए थे उस वीडियो के माध्यम से। उसी वीडियो के बाद में ये नेक्स्ट दूसरा पार्ट है इसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में आप ढूंढ सकते हो उसको और देख सकते हो। ठीक है, ये 1000 टॉप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सीरीज के अंतर्गत, तो उसी का ये पहला प्रश्न है आज का। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है आपका चार्ल्स बेबेज, दूसरा है एलन ट्यूरिंग, तीसरा है जॉन वॉन न्यूमैन, चौथा है बिल गेट्स। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब है, अधिक से अधिक लोगों को पता होगा। तो देखिए साथियों, ये जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखेंगे, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये किससे चलता था साथियों? ये भाप से चलता था। ठीक है, और ये गणनाएं कर सकता था, यानी गणना करने के लिए ये सक्षम था। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया? 1822 में किया। अब इसके बाद में साथियों 1842 में, यानी 1842 में, इन्होंने एक स्वचालित मशीन बनाई। क्या बनाया? स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन बनाई साथियों, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये जो बनाया इन्होंने, ये पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। इसका कार्य क्या था? ये मूलभूत अंकगणितीय जितनी भी गणनाएं होती थी, एनालिटिकल का मतलब है जैसे भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये सारी क्रियाएं ये कर सकती थी। और यही जो एनालिटिकल इंजन था, ये जो साथियों एनालिटिकल इंजन था, इसे ही विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर मान सकते हैं। ठीक है, और इसी के लिए चूंकि ये कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया, इससे एक आधारशिला बन गई कंप्यूटर की, और वहीं से धीरे धीरे विकास होते होते आज हम लोग देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब कुछ हो गया है। तो इतना बड़ा योगदान देने के लिए ही इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का जनक भी है और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी यही है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, इनसे याद रखने हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? बहुत इजी प्रश्न है साथियों, बताइए क्या है? तो साथियों रैम का पूरा नाम है, ऑप्शन पढ़ देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मैनेजमेंट, रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, एक साथ ढेर सारे प्रश्न करने हम लोगों को। रीड एंड ओनली मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। स्थायी रूप से कह रहा है साथियों, दो शब्द हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा है? आपके ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है साथियों रोम, तीसरा ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क, और चौथा है आपका कैश मेमोरी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। क्योंकि ये डेटा मैग्नेटिक प्लेटर्स पर संग्रहित होता है। किस पे होता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेटर्स पर संग्रहित होता है साथियों। और अगर पावर ऑफ हो गया, इसके बावजूद भी डेटा पूरा सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा। ठीक है, अब बात करें अगर रैम और रोम की। देखिए ये रैम जो है और कैश मेमोरी, ये रैम और कैश मेमोरी, ये दोनों क्या हैं?
ये दोनों आपकी अस्थाई हैं, ये स्थाई नहीं है। अगर कंप्यूटर ऑफ हुआ या लाइट गई तो ये सारा डेटा नष्ट हो जाता है, सेफ नहीं रहता, ठीक है। अब बची आपकी रोम। तो रोम में स्थाई है लेकिन ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड डेटा इसमें रहता है, ठीक है। इसके लिए होता है हार्ड डिस्क बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे सही है और स्थायी रूप से सही है, ठीक है। इसलिए आपका हार्ड डिस्क जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल पावर यूनिट। बताइए साथियों कौन सा सही जवाब है? तो सही है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही जवाब है पहला, ठीक है। इसका ये कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? ये जो निर्देश मिलते हैं उनको प्रोसेस करता है, गणनाएं करता है, और हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर है इसको भी क्या करता है साथियों? नियंत्रित करता है, ठीक है। नियंत्रित करने का कार्य करता है ये। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें एएलयू होता है साथियों, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसमें, और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और सीयू होता है इसमें। ये क्या करता है? कंप्यूटर की गति और प्रदर्शन को निर्धारित करता है, जो गति और प्रदर्शन होता है इसको निर्धारित करता है साथियों, ठीक है। तो ये थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वह इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों बताइए। ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, केवल इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना, केवल ग्राफिक्स डिजाइन करना, या केवल गेम खेलना। पहले आप इसमें निगेटिव सेंस वाले प्रश्न ढूंढिए ऑप्शन। केवल गेम खेलना गलत है। जहां पे केवल लगता है तो बहुत समझ के आपको आगे बढ़ना है। केवल का मतलब है और कुछ नहीं करता है वो। तो गेम खेलने के अलावा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है? बिल्कुल करता है, बाकी भी ढेर सारी चीजें हैं। ये गलत है जवाब आपका। केवल ग्राफिक डिजाइन होता है? नहीं। केवल इंटरनेट कनेक्शन, देखिए केवल वाले ऑप्शन बहुत कम सही होंगे इसलिए उनको काट देना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो केवल वाला बहुत ही कम लगाना है, बचना है एकदम जब तक आपको एग्जैक्ट ना पता हो। केवल इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना ये भी नहीं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ये। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, लिनक्स है, हार्डवेयर यानी सीपीयू है, मेमोरी है, और सॉफ्टवेयर यानी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, इनके बीच में जो इंटरफेस है पूरा ये प्रदान करता है, ठीक है। इंटरफेस प्रदान करता है साथियों। जितने भी संसाधन हैं उनका प्रबंधन करता है। जितने भी संसाधन हैं इनका क्या करता है? इनका प्रबंधन करता है साथियों। और इसके साथ में फाइल सिस्टम और यूजर इंटरफेस की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये सारे काम हैं। तो इसका सही कौन सा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। एक ब्रिज का काम करता है, जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इनके बीच एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। ओएस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 10, 8, 16। बताइए। देखिए साथियों सही जवाब है आपका 2। कौन कौन से? 0 और 1, यही दो होते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा है साथियों। ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा है साथियों, ठीक है। कंप्यूटर की ये भाषा है जिसमें केवल दो ही अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। बस यही दो अंक होते हैं। ये डिजिटल सर्किट्स पर आधारित होते हैं। किस पर? डिजिटल सर्किट्स पर आधारित होते हैं ये दोनों अंक। और जहां 0 ऑफ और 1 ऑन को दिखाता है, जो 0 है वो ऑफ को और ये ऑन को दर्शाता है। दशमलव में 10, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं, ठीक है साथियों। तो बाइनरी सिस्टम में कितने होते हैं? 0 और 1 केवल दो होते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या काम करता है? कंप्यूटर की भाषा है 0 1 में, डिजिटल सर्किट्स पर आधारित है ये। और जो 0 है वो ऑफ को दर्शाता है, 1 किसको दर्शाता है? ऑन को दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या कंपाइलर? सही जवाब है साथियों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है साथियों, जो कंप्यूटर को बूट करता है,
जो कंप्यूटर को बूट करता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने का प्लेटफॉर्म भी देता है ये भी इसका एक कार्य है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड या एक्सेल, ये सब ओएस पे चलते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड हो गए, एक्सेल हो गए, ये सब भी ओएस पे चलते हैं। तो किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? बताइए साथियों, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? 1969, 1989, 1995 या 2000? सही जवाब है साथियों इसका 1969, 1969। देखिए, इंटरनेट का आविष्कार जब हुआ पहला, वो था ARPANET, ARPANET। ये कब हुआ? 1969 में साथियों आया, ठीक है। किसका प्रोजेक्ट था? अमेरिकी रक्षा विभाग का था। अमेरिकी रक्षा विभाग का प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्ट था। और धीरे धीरे बाद में 1989 में साथियों, 1989 में, 1989 में साथियों, WWW आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया। लेकिन अगर बात करें इंटरनेट की नींव की, तो वो 1969 में ही पड़ी थी, ARPANET से, ठीक है। सही जवाब आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मॉड्यूल लैंग्वेज? साथियों, जो सही जवाब है आपका वो क्या है? सही जवाब है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये है क्या साथियों? जो HTML है, ये वेब पेज बनाने की भाषा है। भाषा है, ठीक है। वेब पेज बनाने की भाषा है, जो किसको स्ट्रक्चर करती है? जो टेक्स्ट हो, चाहे चाहे इमेज हो, ठीक है, टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो या कोई लिंक हो, इन सबको क्या प्रदान करती है साथियों? इन सब का एक स्ट्रक्चर देती है, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, ठीक है। ये इसका काम है। जैसे जैसे साथियों, मान लो ऐसे लिखा जाता है HTML, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या कार्य रहता है इसका साथियों? वेब पेज बनाने की भाषा है, टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स इत्यादि को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ये है इसका सही एक्सप्लेनेशन। 10वां प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को कॉपी करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए, वायरस लिखा है तो एंटीवायरस नहीं हो सकता, पहले तो इसको काट देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या OS है? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हार्डवेयर भी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी करता है। जैसे कंप्यूटर एक मालवेयर है, हमने बताया था आपको कि वायरस क्या है, सॉरी, कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक मालवेयर का काम करता है। ये हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है जब आता है, या फाइल को करप्ट कर देता है, ढेर सारा नुकसान पहुंचाता है। कैसे? ये फाइलों में संलग्न हो जाता है, जो हमारी फाइल है इसी में संलग्न हो जाता है। संलग्न मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है और उसको काफी नुकसान पहुंचाता है। रेप्लिकेट कर लेता है, एक और वर्ड आता है, यूज होता है, रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब किसी फाइल से बदल लेता है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसको रोकने का काम किसका रहता है? इसको रोकने का काम हमारा एंटीवायरस करता है, ठीक है। रोकने का काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो साथियों, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? बताइए। सही जवाब है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर प्रोसेस डेटा का विजुअल रूप में दिखाता है। जो प्रोसेस्ड आपका डेटा है, इसी का क्या है?
विजुअल रूप है। ठीक है, इसी को दिखाता है साथियों, इसलिए यह एक आउटपुट डिवाइस है। एक कंफ्यूजिंग पोर्शन रहता है साथियों स्पीकर और माइक में, इसमें आप डाउट नहीं रखिए, बार बार पूछा जाता है। एक तो होता है स्पीकर और एक तो होता है माइक। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझिए आप, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जो स्पीकर होता है साथियों, जो स्पीकर होता है और जो माइक होता है, तो देखिए आप समझिए, जो माइक है साथियों, तो माइक में क्या है, जब कोई आवाज, वॉइस है अगर कोई, तो वो माइक खींचता है और इधर आके स्पीकर से आवाज निकलती है, ये आउट होती है। ठीक है, माइक आपकी आवाज को रिसीव करता है यानी इन करता है, और जो स्पीकर है वो आवाज को बाहर निकालता है यानी आउट करता है। तो स्पीकर साथियों आपका आउटपुट हो गया और माइक आपका इनपुट हो गया। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। बिट का पूरा नाम क्या है, बताइए। बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी टेक्स्ट, बेसिक इंटरनेट टूल या बाइनरी इंटेलिजेंस टेक्स्ट? सही जवाब है आपका बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट इसका सही जवाब है। बिट क्या क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है ये, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। और इसके बारे में, ये 01 भी हो सकती है। ठीक है, 01 सबसे छोटी इकाई है। जब 4 बिट मिलते हैं साथियों, तब क्या बनता है? एक निबल बनता है। याद रखना है, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है। क्लियर है साथियों, दोनों प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल क्या है? अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करना, डेटा बैकअप लेना, ग्राफिक डिजाइन करना, प्रिंटिंग करना? तो सही जवाब है आपका अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फायरवॉल से याद रखना है आपको, फायर एक तरफ है और इधर अगर कुछ है तो बीच में ये वॉल है। ठीक है, ये बचाने का काम करती है। फायरवॉल आपको आग से बचाने का काम करता है। कहने का मतलब कोई बाहर वाला व्यक्ति इधर अंदर आ नहीं सकता, वॉल का काम करती है। तो अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पहला जवाब सही है इसका। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है साथियों, बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, लोकल हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोरेज, केवल ईमेल भेजना है, केवल वीडियो कॉलिंग? सही जवाब है आपका ए, इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो रिमोट सर्वर पर, जो रिमोट सर्वर है आपका, रिमोट सर्वर पर डेटा स्टोर तथा प्रोसेस करने की सेवा है। ठीक है साथियों, जैसे AWS या गूगल क्लाउड, ये इसके उदाहरण हैं। क्लाउड, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। एक्सेल किस कंपनी का उत्पाद है? अभी पीछे हमने बताया था कि वर्ड और एक्सेल ये किसका है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, ये सभी किस पे चलते हैं? ओएस पे चलते हैं। सही जवाब है आपका माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रीड लोकेटर या यूनिवर्सल रीड लिंक? सही जवाब है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और यूएसबी क्या क्या है साथियों, बताइए। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था, इसका है साथियों यूनिवर्सल सीरियल
बस, ठीक है। ये इसका है यूएसबी का, याद रखना है आपको। पीडीएफ का क्या है साथियों, ये भी बताया था पिछले वाले में। अगर वो क्लास नहीं देखा है साथियों तो आप चैनल को क्लिक कर लीजिए, उसके अंदर आपको क्लास मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों वीडियो देखने के बाद में। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका सही है जवाब। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था? बताइए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर? बताइए साथियों। देखिए, इसका सही जवाब है आपका वैक्यूम ट्यूब साथियों, ठीक है। जो पहली पीढ़ी थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब आता है पहली में, ठीक है साथियों। क्या था, मशीनी भाषा, इसमें बाइनरी डिजिट होती थी जो 0 1 में काम करती थी, ठीक है। और बहुत बड़ा खर्चीला था, और ऊर्जा की अधिक खपत होती थी, त्रुटि की बहुत ज्यादा संभावना होती थी। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। जो ट्रांजिस्टर है साथियों, ये दूसरी में आता है। और जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है साथियों, ये तीसरी में है, यानी तृतीय में। और जो माइक्रो प्रोसेसर है साथियों, ये चतुर्थ में है, ठीक है। चौथी पीढ़ी का है ये। और पांचवें में बात करें अगर हम, पांचवें में क्या आया था, तो साथियों जो ULSI है, या तो SLSI है, ठीक है। इसी के साथ में लैपटॉप हो गया, या नोटबुक हो गया साथियों, या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब किसमें साथियों, ये पांचवी में है, अभी वर्तमान वाली पीढ़ी में, ठीक है। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये दोनों याद रखने हैं। और ये एआई नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि अभी एआई का जमाना है, तो प्रश्न यही पूछेगा कि एआई किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो साथियों, पांचवी पीढ़ी अभी वर्तमान वाली, ये कब से कब तक साथियों स्टार्ट हुई है, तो जो देखिए कब से कब तक है, जो पहली है साथियों, वो 1942 से 1955 तक मानी जाती है, पहली पीढ़ी, ठीक है। जो दूसरी है साथियों, वो 1956 से लेके 1964 तक मानी जाती है। जो तीसरी है, वो 1965 से लगा के 1975 तक। और चतुर्थ पीढ़ी 1976 से लगा के आपका 1989 तक मानी जाती है। और ये पांचवी पीढ़ी आपका 1990 से अब तक, ठीक है, 1990 से अब तक मानी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है, सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल, फेसबुक, विंडोज, MS वर्ड। सही जवाब आपका है साथियों गूगल, ठीक है। देखिए, दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, एक तो आता है क्रोम, एक तो है गूगल। ये दोनों प्रोडक्ट गूगल के ही हैं, ठीक है। दोनों किसके हैं? गूगल के ही हैं। लेकिन आप गौर करिए, मोबाइल में आपके जो स्क्रीन पर, ये मान लीजिए अगर आपका मोबाइल है, तो इसकी स्क्रीन में ढेर सारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन दिखते हैं, ब्राउजर हैं, इनको ओके करोगे तब ब्राउज करोगे। इसमें आपको क्रोम दिखता है, ठीक है, स्क्रीन पर। यहाँ गूगल नहीं दिखता है। हालांकि गूगल अब किसी किसी मोबाइल में ऐसे ऊपर एक ऐसे देता है सर्च करने वाला, लेकिन गौर करिए इसमें एक ऐसे चिन्ह बना रहता है सर्च करने वाला, ठीक है, सर्च करने वाला एक बना रहता है। बाकी यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा। जब आप क्रोम को क्लिक करोगे तब अंदर खुलेगा ऐसे सर्च इंजन, जिसमें यहाँ लिखा होगा गूगल, और यहाँ से सर्च वाला बना होगा कि अब यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं और फिर आप सर्च बटन दबाते हैं, तब सर्च होता है। तो जो क्रोम है साथियों, वो एक वेब ब्राउजर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, दिमाग में रखिएगा, क्रोम गूगल में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। जो क्रोम है वो एक वेब ब्राउजर है, और जो गूगल है साथियों, वो एक सर्च इंजन है। क्योंकि जहां आप सर्च करते हैं वो गूगल होता है, ना कि क्रोम। क्रोम में आप एंट्री लेते हो, अंदर गूगल मिलता है, वहां पे आप सर्च करते हो। तो जहां सर्च करते हो वो सर्च इंजन है, जहां पे आप प्रोसेस करते हो, ब्राउज करते हो, वो आपका क्रोम है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका साथियों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का उदाहरण क्या है? MySQL, वर्ड, पावर पॉइंट या पेंट? देखिए, बाकी सब ये वर्ड, पावर पॉइंट और पेंट जो हैं, ये ऑफिस के टूल्स हैं। ये सारे क्या हैं साथियों? ये ऑफिस टूल्स हैं, ठीक है। जो ये MySQL है, ये साथियों आपका DBMS का उदाहरण है, ठीक है। ये DBMS है, क्योंकि जो डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करता है, इसका काम क्या है? डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है।
ठीक है साथियों, ये इसका काम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन या ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन? बताइए साथियों। सही जवाब है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आजकल हम लोग एआई का इस्तेमाल हर जगह कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। करिए साथियों, इसी का एक उदाहरण क्या है? रोबोट। अगर पूछे रोबोट किस पीढ़ी में है साथियों, तो पांचवी में। क्यों? क्योंकि रोबोट एआई पे काम करते हैं और एआई आपकी पांचवी पीढ़ी में। क्लियर है साथियों? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए, जो कीबोर्ड होता है साथियों आपका, इसमें ढेर सारी बटन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ढेर सारी बटन है। तो एक एक चीज बताइए, यहाँ से ऐसे एक केबल होती है और यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप कोई बटन को क्लिक करते हैं, तो ये इनपुट जाके यहाँ पे शो होता है कि आपने एफ दबाया। जब आपने ए बटन दबाई, ठीक है, आपने यहाँ पे ASDF होता है, ए बटन दबाई आपने, तो ये ए यहाँ तो नहीं दिखता है आपको, यहाँ से तो इन करते हो, आप इन करते हो, दिखता कहाँ है? यहाँ पे ए दिखाता है। ठीक है, तो ये तो लेता है डेटा, जब आप दबाते हो तो डेटा जाता है, और जाना, इन करना, मतलब आपका कीबोर्ड साथियों क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इनपुट हो गया। लेकिन कम मॉनिटर लेता है क्या? नहीं, मॉनिटर आपको देता है। ठीक है, आपको दिखाता है बाहर। तो साथियों, जो मॉनिटर है वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। लॉजिक से समझना है साथियों। ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट हो गया और कीबोर्ड आपका इनपुट हो गया। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बाइट में कितने बिट होते हैं? बताइए साथियों। 8 4 16 32। सही जवाब आपका क्या है? 8 है, क्योंकि 4 बिट मिलके एक निबल बनाएंगे, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाएंगे। क्लियर है साथियों? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, केवल मोबाइल के लिए, केवल सर्वर के लिए? बताइए। तो साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है साथियों? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब है साथियों, जिस सोर्स कोड का, जिस सोर्स कोड का, जो सोर्स कोड, सॉरी, जिस सोर्स कोड की उपलब्धता सबके लिए हो, सबके लिए उपलब्ध हो। ठीक है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता हो, हर कोई पढ़ सकता हो, मुफ्त में उसको डाउनलोड कर सकता हो, जैसे आपका लिनक्स हो गया, ये भी है किसी का उदाहरण। ठीक है, लिनक्स। और आपका एंड्रॉयड हो गया मोबाइल के लिए, ओपन सोर्स। समझ गए आप? अब ये ओपन सोर्स में एंड्रॉयड भी हो गया, उबंटू भी आता है साथियों, और फेडोरा भी आता है। ये सारे ओपन सोर्स हैं। ठीक है, अब ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड कंपनी अपने पास रखती है, कोई कंपनी होती है, वो स्वयं के लिए कोड रखती है। ठीक है, स्वयं के लिए कोड रखती है। ठीक है, कोई उसे देख या बदल नहीं सकता। ठीक है, ना तो कोई देख सकता है, ना तो कोई बदल सकता है, और ना ही कोई खरीद सकता है। उसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, लाइसेंस जरूरी है साथियों। उसे क्लोज सोर्स कहा जाता है। जैसे आपका विंडोज लाइसेंस मांगता है, मैक ओएस, मैक ओएस हो गया, आईओएस हो गया, ये सारे क्लोज सोर्स हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। ईमेल का आविष्कार किसने किया? बताइए, ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स ली, विंट सेर्फ या लैरी पेज?
तो साथियों इसका सही जवाब है रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन इसका सही जवाब है साथियों। इन्होंने 1971 में 1971 में इसका इसको बनाया था। ठीक है, इसका आविष्कार किया था और अर्पानेट पे जो अपना पहला था, अर्पानेट अर्पानेट पर पहली बार इस नेटवर्क का ईमेल भेजा था। ठीक है, अर्पानेट पर भेजा था साथियों, जिसमें एक चिन्ह का प्रयोग किया था, @ वाला। ठीक है, पहली बार इस चिन्ह का प्रयोग इन्होंने किया था। हालांकि इसके बाद में बीए सिवा अय्यदुई हुए थे। एक एक नाम था साथियों व्यक्ति का, BA सिवा अय्यदुरई, ये व्यक्ति हुए। इन्होंने 1978 में साथियों, 1978 में ईमेल का पूरा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, ईमेल को पूरी तरीके से सभी विशेषताओं के साथ में प्रोग्राम बनाया, सभी विशेषता के साथ में प्रोग्राम बनाया। ठीक है, पूरा अच्छे से। और 1982 में इसको जो है मान्यता मिली, जो इन्होंने बनाया उसको 1982 में साथियों मान्यता मिली, जिससे ईमेल के आविष्कार को लेकर थोड़ा सा बहस है कि पूरी तरीके से ये अय्यदुरई ने बनाया था या रे टॉमलिंसन ने बनाया था। लेकिन इन्होंने चूंकि काम पहले किया था, इसलिए इनको मान्यता ज्यादा मिलती है और इसीलिए रे टॉमलिंसन को ही ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन जानकारी आपको ये भी रखनी है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा की सुरक्षा करना, डेटा डिलीट करना, केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या ग्राफिक्स सुधारना? सही जवाब है आपका डेटा की सुरक्षा करना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी यानी जो थ्रेट्स होते हैं, हैकिंग होती है, इन सब से आपका बचाने का काम करता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? साथियों सही जवाब क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटर होता है साथियों, उससे आपका पेज बाहर निकलता है। ठीक है, आपसे कुछ लेता नहीं है। अब इसमें भी दो चीजें साथियों दिमाग में रखना है, ये जो प्रिंटर है ये आपको पेज बाहर देता है, आउट करता है, इसलिए प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट हो गया। लेकिन साथियों दिमाग में आप रखिए, एक स्कैनर होता है जिसमें अंदर ऐसे स्क्रीन होता है, इस पे हम कोई पेज रखते हैं और वो स्क्रीन वो अंदर स्कैन करके अंदर ले लेता है और उसके बाद हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाता है। तो इसने तो डेटा को लिया, आपने कोई कागज रखा और स्कैन किया तो कागज में लिखा हुआ सब स्कैन कर लिया और यहाँ पे दिखा दिया। तो स्कैनर तो आपका अंदर लिया, इन लिया, इसलिए ये हो जाएगा आपका इनपुट। चूंकि अब प्रिंटर और स्कैनर दोनों एक में आने लगे हैं, इसलिए आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हम तो कागज देते हैं तो प्रिंटर से स्कैन कर देता है। नहीं, दोनों चीजें एक में कर दिया वो अलग चीज है, लेकिन कार्य के बेस पे आप समझिए। प्रिंटर प्रिंट करके बाहर निकालता है, आउट करता है, इसलिए आउटपुट है। और जब स्कैन करता है तो आपसे कागज मांगता है वो दुकानदार और उसको इस मशीन के अंदर रखता है, फिर ऊपर से इसको बंद करता है और बटन दबाता है, तो आपका जितना लिखा है वो सब इन हो जाता है, इनपुट हो जाता है और वायर के माध्यम से आपके मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर उसको बाहर दिखाता है आपको, तो इसलिए मॉनिटर आउटपुट है। क्लियर है साथियों? और स्कैनर अंदर लिया तो आपके पेज का लिखा हुआ, इसलिए वो इनपुट है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार लैन क्या है? बताइए। देखिए तीन मुख्यतः है साथियों, लैन, मैन और वैन। ये जो लैन है साथियों, इसका है पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। और जो मैन है साथियों, इसका है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो वैन है, इसका है साथियों वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हैं तीनों के नाम। देखिए लोकल एरिया का मतलब है आप किसी छोटी जगह पे साथियों, कोई एक घर है उसी के अंदर कई रूम में आप सब चलाना चाह रहे हो, एक ऑफिस है उसमें चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए साथियों लैन का यूज करते हैं, उनको जोड़ने के लिए, उन नेटवर्क को जोड़ने के लिए लैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों आपका घर एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे ऑफिस है, इन सभी को जोड़ना है
थोड़ी सी दूरी वाली चीजों को जोड़ना है, एक सिटी में जोड़ना है, तब साथियों आप मेट्रोपॉलिटन को जोड़ोगे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में यहाँ पे वहां पे मैन का प्रयोग होगा। ठीक है, और वैन साथियों, मान लीजिए कोई एक स्टेशन यहाँ है और फिर 100 किलोमीटर के बाद में एक और स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद एक और है, दूसरे प्रदेश में है, तो इन सबको जोड़ने के लिए, इतना ज्यादा दूरी वालों के लिए जोड़ने के लिए आपका वैन का प्रयोग होगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का। क्लियर है साथियों? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही कर लेना है इनको, तीनों को फुल फॉर्म याद कर लेने हैं, और तीनों का मैंने अर्थ बता दिया। एक ही घर या ऑफिस में जोड़ना है तो लोकल एरिया नेटवर्क, थोड़ी थोड़ी दूर पे घर हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, या नजदीक में कहीं यहाँ घर हो गया, दूसरे सिटी में ही दूसरी जगह ऑफिस हो गया, इन सबको जोड़ना है तब आपका मेट्रोपॉलिटन। लेकिन कहीं दूर दूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूर अगर जोड़ना है कुछ, तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का प्रयोग होता है। क्लियर है क्या सभी को? तो इसलिए लैन का पूरा क्या हो जाएगा सही? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। सही है आपका, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस ये जो आपकी फाइल होती है उसमें पीपीटीएक्स लिखा होता है साथियों। ठीक है, ये एक्सटेंशन भी है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सर्च इंजन। देखिए साथियों, जो ब्लूटूथ है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन क्या है? गूगल है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है साथियों, ये भी गलत है। वायर्ड, क्या वायर का उसमें प्रयोग किया जाता है? उसमें कोई तार होता है? नहीं, ये गलत है। वायरलेस होता है ब्लूटूथ। ठीक है, मोबाइल में हमारे सुविधा होती है, उससे जोड़कर बिना वायर की सहायता से हम चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है क्रोम, एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट। देखिए ये सारे ऑफिस टूल हैं। ठीक है, ऑफिस टूल हैं साथियों, इसमें काम किया जाता है। लेकिन जो क्रोम है वो क्या है? ये वेब ब्राउजर है। अभी पीछे हमने बताया था, दो चीजें साथियों हमने बताई थी आपको, एक तो क्रोम और एक तो गूगल। अब बताइए आप, गूगल क्या है? गूगल क्या है बताइए? सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है? सर्च इंजन है। ठीक है, क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। अब आपको साथियों, ये थे आज के 30 प्रश्न। ठीक है, इस क्लास को खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट में एक प्रश्न बताइए। बताइए साथियों, माउस क्या है? माउस क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इनपुट है या आउटपुट है? ये इनपुट है या आउटपुट है? बताइए, इसका जवाब बताइए, और कमेंट करके हम इसका जवाब देंगे आपको। ठीक है साथियों, कमेंट में इसका जवाब देंगे, बताइए। इसी के साथ साथियों इस क्लास को खत्म करते हैं। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 25 प्रश्न डिस्कस किए थे, आज हम लोगों ने 30 प्रश्न डिस्कस किए हैं, और 100 से ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें तैयार की हैं, 100 से ज़्यादा फैक्ट की हम लोगों ने बात की है, ढेर सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क के प्रकार हमने सीखा, इनपुट आउटपुट सीखा, ईमेल के बारे में जाना, लिनक्स के बारे में जाना, बिट बाइट का रिवीजन किया। ठीक है, एआई क्या होता है जाना, डेटाबेस मैनेजमेंट समझा, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर समझा, ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं। तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।